हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल NCERT स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे, हमारा 8 चैप्टर तक हो गया है। आज हम करेंगे मस्ट डू साइंस क्लास 10th का साइंस का हिंदी मीडियम में मस्ट डू का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है आनुवंशिकता और जैव विकास। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो चैप्टर 9 है, ये मस्ट डू की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि जो भी चीज़ें आ रही हैं वो पहले ऊपर दी हुई हैं एक बॉक्स में, और जो डिलीटेड है वो भी दी हुई हैं, है ना। तो इसमें ना विकास आ ही नहीं रहा है। ठीक है, आनुवंशिकता में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, अगर अभी तक आपको कंफर्म नहीं था तो अभी कर लो, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म है। आनुवंशिकता, मेंडल का योगदान, वंशागति के नियम और लिंग निर्धारण, बस यही 3-4 चीज़ें हैं जो आएंगी और आपको यही पढ़नी है, और इनसे आपका चैप्टर पूरी तरह से कवर हो जाएगा। और एक बात आपको और बता दूं, इसमें से 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा अपने आपके एग्ज़ाम में, तो आपके लिए इस चैप्टर को कवर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है आनुवंशिकता, है ना। मंडल के नियम, लिंग निर्धारण, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, वंशागति के नियम। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग से करेंगे, आनुवंशिकता होती क्या है। देखो, जनन क्रिया के कारण संतान की उत्पत्ति होती है ना। और इस नई पीढ़ी को संतति कहते हैं। मतलब जब लोग जनन करके संतति की उत्पत्ति करते हैं, तो जो संतति की उत्पत्ति होती है, सॉरी मतलब जो संतान की उत्पत्ति होती है, उसे संतति कहते हैं। इतना समझ में। अब एक ही जनक की संतान दूसरे से हूबहू नहीं मिलती। मतलब कि ज़रूरी नहीं है ना कि जो माता पिता के बच्चे हैं वो अपने माता पिता के जैसे दिखे, ऐसा नहीं होता। इसे विभिन्नता कहते हैं। मतलब एक जैसे ना दिखना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विभिन्नता, विभिन्न विभिन्न, अलग अलग दिखना, है ना। अब माता पिता के गुणों का उनके बच्चों में जाना। आपको पता है कि माता पिता के जो गुण हैं हम सभी में आते हैं, हमारे माता पिता के गुण हम में आते हैं, तो माता पिता के जो गुण हैं वो बच्चों में जाना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता। ये अगर आपका 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना, बस यही इसकी डेफिनेशन है। माता पिता के गुणों का उनके बच्चों में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, वर्ड ध्यान में रखना है। आनुवंशिकता की डेफिनेशन है माता पिता के गुणों का बच्चों में जाना। अब जीन आनुवंशिकता की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अभी इसमें इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि आनुवंशिकता की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बताइए। तो आपको क्या लिखना है, जीन है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, प्रत्येक जीन मतलब हर जीन जो है एक से अधिक गुणों को नियंत्रित करता है, क्योंकि अब एक ही गुण तो नहीं आते ना माता पिता से हमारे अंदर तो बहुत सारे गुण आते हैं, है ना, बहुत तरह तरह के आते हैं। तो उन सबको नियंत्रित कौन करता है, जीन करता है। ठीक है, अब देखो, विज्ञान की शाखा जिसके अंदर हम आनुवंशिकता विभिन्नता का अध्ययन करते हैं वो आनुवंशिकी कहलाती है। ठीक है, आनुवंशिकी और आनुवंशिकता में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आनुवंशिकी की ये डेफिनेशन है कि जब विज्ञान की शाखा है, पूरा साइंस का जो वर्ल्ड है आपका, जिसके अंदर हम आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, वही आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकता, इतना ध्यान में रखना, आनुवंशिकता की तो डेफिनेशन याद रखना कि माता पिता से बच्चों में जो गुण आते हैं उन्हें आनुवंशिकता कहते हैं। विभिन्नता क्या कि माता पिता के जैसे हूबहू जो है संतान नहीं दिखती है, तो इसमें विभिन्नता आती है, तो इसे विभिन्नता कहते हैं। और इन दोनों का जो हम अध्ययन करते हैं जिस प्रकार से, ठीक है, जिस प्रकार से हम इसका अध्ययन करते हैं उसकी शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं। समझ में बात आई। अब देखो, मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में था मेंडल के आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, अब मेंडल ने क्या किया, मटर के पौधे पर कुछ प्रयोग किए, है ना, क्योंकि वो वैज्ञानिक थे। उन्होंने किस प्रकार से किया वो हम अभी पढ़ेंगे। तो मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया, मटर के पौधे का। ठीक है, और ये बताया कि किस प्रकार माता पिता के गुण मतलब जो भी लक्षण हैं वो उनके बच्चों में जाते हैं, यानी वंशागत होते हैं। ठीक है, बच्चों में जाने का क्या मतलब है, वंशागत होना। अब मेंडल ने मटर के पौधे का ही क्यों चयन किया, वो चाहते थे तो मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मटर के पौधे का चयन क्यों किया, उसके कुछ गुण थे, उसके कुछ कारण थे। पहला तो कारण ये था कि मटर के पौधे में विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। मतलब जो भी चेंजेस होंगे वो हमें मतलब दिखाई देंगे उस पौधे में। ठीक है,
और इनका जीवन काल छोटा होता है, मतलब जल्दी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा, नई संतति जल्दी आ जाएगी, है ना। और ये सामान्यतः स्वपरागण करते हैं, मतलब खुद ही परागण कर लेते हैं, हमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। लेकिन कृत्रिम तरीके से, मतलब हम भी इनका परागण करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्वपरागण ही करते हैं, हम भी करा सकते हैं। उसके बाद वंशागति का नियम, ये जो है मेंडल का पहला नियम है, वंशागति का नियम। समझ में बात आई। इसमें क्या होता है, मानव शरीर की हर कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं, है ना। आपको पता है कोशिका के केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं। और गुणसूत्र जो है वो डीएनए, ठीक है ना, गुणसूत्र जो है वो डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल से बनते हैं। आपको पता होगा कि केंद्रक में डीएनए होता है ना। तो डीएनए से क्या बनता है, केंद्रक में गुणसूत्र बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं, गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। अब जीन जो है डीएनए का हिस्सा होता है ना। डीएनए का ही एक हिस्सा होता है जीन। जीन ना डीएनए का निर्माण करता है ना वो, लेकिन बस जो जीन है वो डीएनए का हिस्सा होता है। मानव में जीन हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, कभी एकवल नहीं पाए जाते, यह ध्यान रखना, जोड़े में पाए जाते हैं। अब यह जो जोड़ी है हमेशा दो विकल्पी लक्षण को दर्शाती है। इस विकल्पी लक्षण में से एक लक्षण प्रभावी और दूसरा लक्षण अप्रभावी होता है। मतलब कि जो मानव में जीन है वो हमेशा, पहली बात तो दो जोड़ों में पाई जाती है, और हमेशा ये विकल्पी लक्षण को दर्शाती है, मतलब अलग अलग दो विकल्पों में लक्षण होते हैं उसे दर्शाती है। पहला तो प्रभावी लक्षण होता है ना, मतलब कि ऐसा लक्षण जो दिख रहा है संतति में, लेकिन अप्रभावी लक्षण भी होता है, विकल्पी होता है, क्योंकि दोनों में का कोई एक ही गुण उस पर प्रभाव करेगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि जो फादर है ना, जो फादर है वो लंबे और जो मदर है वो छोटी हैं, तो जो बच्चा होगा या तो वो लंबा होगा या तो वो छोटा होगा, वो दोनों तो हो नहीं जाएगा, है ना। तो अगर वो लंबा हुआ तो प्रभावी लक्षण क्या हो जाएगा, लंबा। अगर वो बौना हुआ तो ये जो बौना हुआ ये कौन सा लक्षण हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से अब माता पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ अपनी संतति में स्थानांतरित करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि माता या पिता कोई ज़्यादा कोई कम, नहीं, माता पिता का दोनों का से समान योगदान होता है, समान भागीदारी होती है। तो उनका जो आनुवांशिक पदार्थ है, जो उनके गुण हैं या फिर जो उनका डीएन क्रोमोसोम, वो सब समान मात्रा में अपने संतति में स्थानांतरित होता है, अपनी संतति में जाता है, ठीक है। अब जो मटर में जो दो विकल्पी लक्षण थे, मतलब दो प्रकार के लक्षण, एक तो प्रभावी और एक अप्रभावी, तो हम पढ़ेंगे मटर के पौधे में कौन से लक्षण और गुण थे जो एक तो प्रभावी हुए और एक जो है वो अप्रभावी हुए, है ना। तो पौधे का आकार था लंबा और बौना। अब जो लंबा है वो प्रभावी, वो दिख गया, पौधा लंबा हो गया, लेकिन जो बौना लक्षण था वो नहीं दिखा, है ना। एक लंबा ही तो हुआ, तो दूसरा कौन सा हो गया, अप्रभावी लक्षण हो गया। बीज का रंग पीला दिखा, है ना, पीला प्रभावी लक्षण, हरा अप्रभावी लक्षण। बीज का आकार की बात करें अगर हम, तो जो प्रभावी लक्षण है वो गोल था, है ना, और जो अप्रभावी लक्षण है वो झुर्रीदार था थोड़ा। अब फूल के रंग की बात करें अगर हम, तो बैंगनी, जो जब मटर के पौधे का उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था, तो क्या पाया कि जो फूल के रंग है ना वो बैंगनी आया, ठीक है, बैंगनी आया। और जब मतलब कि उन्होंने वाइट और बैंगनी दो फूलों वाले मटर के पौधों का जो है वो कराया था, संकरण कराया था, तो जो संतति में बैंगनी निकले, तो बैंगनी जो है ये प्रभावी लक्षण हुआ, दिख गया, इसका प्रभाव हो गया उसके ऊपर। लेकिन सफ़ेद भी लक्षण है उसके अंदर, क्रोमोसोम में डीएनए में उसका है, लेकिन वो अप्रभावी रहा, वो ना दिख सका, ठीक है। उसके बाद है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकरण। एकल संकरण में क्या होता है, देखो मटर के दो पौधों के, मान लो मटर का एक पौधा ये रहा, एक पौधा ये रहा, इनके दो पौधों के विकल्पी लक्षणों के बीच होने वाला संकरण एकल संकरण कहलाता है। जब दो पौधा यानी एक जोड़ी को हम कराएं, एक जोड़ी के बीच अगर हम संकरण कराएं उसे एकल संकरण कहेंगे। समझ में आया इतना बात, एक जोड़ी के बीच अगर हम लक्षणों के बीच होने वाला एक संकरण कराएं, एकल संकरण कहलाता है, ठीक है। एक जोड़ी पौधों के बीच होने वाला संकरण को एकल संकरण कहते हैं। जनक जो पौधे हैं वो लंबे बौने थे, मतलब कि एक जनक तो लंबा था और एक जनक क्या था, बौना था। यानी लंबे को हमने किससे किया, इसमें टीटी से, और जो बौना है उसको स्मॉल टी से, ठीक है। अब हमने इसको संकरण कराया, पहले हमने इसको अलग अलग कर दिया, टीटी और टीटी, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो इसमें क्या हुआ, हाँ, अब जो ये वाला टी था वो पहले इससे किया उसने
संकरण, तो उसको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस टी ने क्या किया, इस वाले से किया, तो भी उसको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस वाले टी ने इन दो इससे किया और फिर एक बार इससे किया, है ना। तो क्या आखिरकार आपको संतति में क्या मिल रहा है, सारों में देखो मेन बात ध्यान रखने की, एक कैपिटल टी पौधे को लंबा बनाने में मतलब कार्यरत होता है, ठीक है, कि एक कैपिटल टी भी काफ़ी है पौधे को लंबा बनाने के लिए। अब देखो सारे तो आपको लंबे मिले, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, इससे हम अवलोकन क्या निकालते हैं कि F1 संतति में सभी पौधे लंबे थे, है ना। कोई भी पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था, मतलब लगा तो लंबा हो गया तो बड़ा होगा, बीच का कोई नहीं होगा, इतना ध्यान में रखना है। और ये हमने अभी प्रूफ भी कर दिया इससे। अब F2 पीढ़ी में 3/4 पौधे लंबे और 1/4 पौधा छोटे थे, ठीक है। फेनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात, फेनोटाइप अनुपात मतलब क्या होगा, 3:1, फेनोटाइप अनुपात 3:1, यानी कि 3 लंबा और 1 छोटा। जीनोटाइप अनुपात 1:2:1, यानी कि अगर हम उसकी फिजिकल की बात करें, उसका देखने में कि वो लंबा है या छोटा है, फिनोटाइप अनुपात मतलब फिजिकली तो 3 लंबे और 1 छोटे हैं, समझ में। लेकिन जीनोटाइप अनुपात अगर हम उसके जीन की बात करें तो उसमें क्या होगा, F2 पीढ़ी की बात हो रही है अभी यहाँ पर। देखो F2 पीढ़ी में एक जो पौधा है वो कैपिटल टी, जो 2 पौधे हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो एक पौधा होगा वो दोनों ही स्मॉल टी होगा। यह देखो यहाँ पे लिखा भी है। जीनोटाइप अनुपात मतलब जो जीन्स का जो अनुपात होगा, और फिनोटाइप मतलब जो उसके फिजिकल बॉडी में जो उसका लंबाई और छोटाई के द्वारा हम जो अनुपात निकालते हैं। तो जीनोटाइप अनुपात में देखो एक पूरा कैपिटल टी तो लंबा होगा, 2 जो है एक कैपिटल टी स्मॉल टी तो ये भी लंबा होगा, और एक छोटा होगा क्योंकि दोनों स्मॉल टी है। इससे हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों पौधे लंबे, जबकि स्मॉल टी जो है वो छोटे पौधे हैं। अब टी की एक एकल प्रति पौधों को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त, मतलब केवल एक टी भी पौधे को लंबा बना सकता है, अभी हमने देखा। और पौधे के लिए अगर हम बौना पौधा करना चाहते हैं तो उसके लिए स्मॉल टी की दोनों ही प्रतियां होनी चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद आता है आपका टी को प्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है, और इस टी को अप्रभावी लक्षण कहते हैं, अभी हमने देख लिया इसको। अब एकल संकरण में क्या हुआ था, F1 पीढ़ी में प्रभाविता का नियम लागू हुआ था। अभी देखो ये जो है, अब देखो ये दूसरा नियम है मेंडल का, ये वाला जो नियम है ना, जो एकल संकरण है ये मेंडल का दूसरा नियम है, समझ में आया। इसे ध्यान में रखना, जो एकल संकरण है ये मेंडल का दूसरा नियम है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा। देखो तीसरा क्या है, हाइब्रिड क्रॉस, यानी 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच पौधों को क्रॉस जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है या कहा जाता है। मतलब कि जब हम उनके दो लक्षणों को एक साथ रखकर फिर उनका संकरण कराते हैं, जैसे कि हमने एक क्या ले लिया, एक गोल बीज है और वो पीला है ना, तो उसका 2 लक्षण है, एक तो वो गोल है और एक तो वो पीला है। और एक हमने ले लिया झुर्रीदार और हरा है, उसका भी 2 लक्षण, एक तो वो झुर्रीदार है और एक हरा है ना। तो ये 2 लक्षणों के बीच जब हम संकरण कराते हैं इस प्रकार से, तो हम क्या निष्कर्ष पाते हैं, ये जो है आपका ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस जो द्विसंकरण का है, ये आपका मेंडल का तीसरा नियम है। समझ में बात है, तीसरा। अब इसमें क्या होता है कि गोल और पीले बीज प्रभावी लक्षण है ना। अभी देखना यहाँ पर हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पर इससे क्या प्राप्त हुआ, हमें ये प्राप्त हुआ, इसमें इन दोनों को मिलाकर हम क्या बना ले, हमारा कैसा बीज हो गया, गोल और पीला, है ना। गोल और पीला क्योंकि बड़े कैपिटल आर की और कैपिटल वाई की एक प्रति भी जो पौधे को गोल और पीला बनाने के लिए काफ़ी है ना। अब हमने इन लक्षण को यहाँ लिख लिया एक बार और एक बार यहाँ लिख दिया, क्योंकि 2 तरह के यही युग्मक है एक ही प्रकार के। अब इन दोनों का अगर हम कराएंगे संकरण, तो देखो कैपिटल वाई ये, तो इससे ये बनेगा, इसको इस प्रकार से हमने क्या करा दिया, संकरण करा दिया। समझ में आया। तो आखिरकार अनुपात क्या निकला, फिनोटाइप अनुपात, मतलब फिजिकली तो 9 पौधे जो हैं गोल और पीले निकले, 3 पौधे हैं गोल और हरे निकले, 3 पौधे झुर्रीदार और पीले निकले, और 1 पौधा झुर्रीदार और हरा निकला। अब अगर हम 4 कंडीशंस में कराएंगे तो जो उसका आंसर है, मतलब जो उसका रिजल्ट है वो भी 4 ही उसमें आएगा, है ना। तो ये द्विसंकरण के परिणाम निकले, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो गोल पौधे हैं वो गोल और पीले पौधे प्रभावी लक्षण आपको पता है, और क्योंकि F1 पीढ़ी में दिखाई देता है, ये हमें F1 पीढ़ी में पहली पीढ़ी में ही दिखाई देता है, ये हमारी F1 पीढ़ी है, इसी में हमने देख लिया,
है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे कि F2 पीढ़ी में संतान के अवलोकन से, मतलब जब F2 पीढ़ी में हमने जनन कराया, जो क्रॉस कराया, तो क्या हुआ, संतान के अवलोकन से पता चलता है कि गोल झुर्रीदार और पीले हरे लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो वंशानुगत नहीं होते हैं, वो भी स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, क्योंकि पहली पीढ़ी में तो हमें नहीं पता चल पाया था, लेकिन अगर हमने दूसरी पीढ़ी देखी तो हमें पता चल गया। अब इसे जो है मंडलकिस ने स्वतंत्र वंशागति का नियम दिया, ये है उसका तीसरा नियम। समझ में, तीसरे जो स्वतंत्र वंशागति का नियम है, इसी में द्विसंकरण क्रॉस जो है, द्विसंकरण क्रॉस जो है शामिल है। समझ में, डी हाइब्रिड क्रॉस ये इसी में शामिल है। किस में शामिल है? स्वतंत्र वंशागति के नियम में। समझ में, पहला नियम अभी आपका क्या पढ़ा था हमने? पहला नियम था, एक सेकेंड देखिए, हाँ, पहला नियम था वंशागति का नियम कि वो प्रभावी लक्षण होते हैं और अप्रभावी लक्षण होते हैं। ठीक है, हम रिमेंबर करते चल रहे हैं, अभी आपको भी रिमेंबर करना है। पहला नियम था प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। दूसरा नियम क्या था? एकल संकरण वाला, है ना। तीसरा नियम है आपका वंशागति का नियम, जिसमें द्विसंकरण आता है। समझ में आया? द्विसंकरण आता है। अब ये संकरण वाला सारी चीज़ें हो गई, इतना ही है, ज़्यादा बड़ा आपका चैप्टर है भी नहीं। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक आता है लिंग निर्धारण। ठीक है, लिंग निर्धारण मतलब लड़का होगा या लड़की होगी, कैसे हम जो है जान सकते हैं। तो देखो, गुणसूत्र जो है, मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, आपको पता है टोटल 46 होते हैं अगर हम नंबर्स की बात करें। लेकिन अगर हम सेट्स में, अगर हम जोड़ी में करते हैं तो कितने हो जाते हैं आपके? 23 हो जाते हैं, है ना। 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष और महिला दोनों में समान होते हैं। ध्यान में रखना है आपको, सारे जो है पुरुष और महिला में समान हो जाएंगे तो फिर लिंग का निर्धारण कैसे होगा? तो केवल 22 जोड़ी गुणसूत्र ही महिला और पुरुषों में समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोसोम। ऑटोसोम किसे कहते हैं? एक बार रिमेम्बर करा रही हूँ आपको मैं, ध्यान से सुन लो। 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं वो पुरुष और महिला में समान होते हैं, इसे ही ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, अब गुणसूत्रों की एक जोड़ी होती है, 23 मैंने बताया, टोटल 23 होती है, लेकिन 22 ही जोड़ी समान होती है। तो एक जोड़ी का क्या हुआ था? जो एक जोड़ी है ना, वो पुरुष और महिला दोनों में भिन्न भिन्न होती है और लिंग का निर्धारण करती है। ठीक है, उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब जो 23वीं जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है जो पुरुष और महिला में भिन्न होती है, जो लिंग का निर्धारण करती है, उसे ही लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में संतान आधे गुणसूत्र जो है अपनी माता से और आधे गुणसूत्र अपने पिता से प्राप्त करता है। तो माता का गुणसूत्र क्या होता है? XX होता है। पिता का क्या होता है? XY होता है। अब आधा गुणसूत्र यानी माता से तो उसे X ही मिलेगा, अब पिता से उसे X भी मिल सकता है, Y भी मिल सकता है ना। तो ये तो पिता के ऊपर डिपेंड है ना। तो देखो आगे इसमें बता रखा है कि सभी बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की, अपनी माँ से X गुणसूत्र प्राप्त करता है, अभी मैंने बताया, लेकिन वो पिता से X और Y गुणसूत्र प्राप्त करता है। दोनों में से कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो यदि वो X प्राप्त करता है तो जो संतान होगी वो क्या होगी? लड़की होगी। और अगर वो वाई प्राप्त करता है तो जो संतान होगी वो क्या होगी? लड़का होगी, है ना। अब संतान बनाने की प्रक्रिया में नर और मादा की बराबर की भागीदारी होती है, आपको ध्यान में रखना। इसीलिए जो लड़का और लड़की होने की संभावनाएं बराबर है, मतलब दोनों की योगदान बराबर होता है, दोनों एक बराबर सहयोग करते हैं। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि लड़का होगा, हम ये भी नहीं अनुमान लगा सकते कि लड़की होगी, है ना। अब उसे पिता से जो गुणसूत्र प्राप्त होगा उसी से उसका लिंग निर्धारण होता है। तो जो कि पिता से गुणसूत्र प्राप्त गुणसूत्र पर निर्भर करता है। समझ में बात आई आपको? जो पिता से गुणसूत्र लेगा उसी पर लिंग निर्धारण होता है, क्योंकि वो माता से तो तय है कि X ही लेगा। क्यों? क्योंकि माता में XX होता है जो 23वां गुणसूत्र होता है, और पिता में जो 23वां गुणसूत्र होता है वो XY होता है। समझ में बात आई आपको? अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमारा द्विसंकरण यानी कि तीसरा नियम वंशागति का नियम हो गया, और एकल संकरण भी हो गया हमारा, और उसके बाद प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण हमने ये भी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको देख ले। ठीक है, इसमें जो मैंने आपको जो भी बताया वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रख कर चलना है। और इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी है, उसके वीडियो में एक सेपरेट बनाऊंगी जिसमें हम बस क्वेश्चन आंसर्स ही डिस्कस करेंगे। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।